हेलो एवरीवन। आज के इस व्लॉग में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ें कि सारी ज्योग्राफी हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। खास करके इंडियन ज्योग्राफी उसको कैसे किस तरीके से करें कि हमारा सारा का सारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा डिले भी ना हो। उसको 100% हम दो तीन ही किताबें पढ़ के या कहें तो एक ही किताबों को पढ़ के एक ही चीज़ को फॉलो करके अधिकतर हम 70-80% उसको कवर कर लें, ताकि किसी भी एग्जाम में हम लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो ज्योग्राफी से और प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा टीआरई 3 के एग्जाम्स या टीआरई 2 या फिर टीआरई 1 के एग्जाम, जितने भी टीचर्स एग्जाम्स हुए हैं या फिर अदर एग्जाम्स हुए हैं, उन सब में एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगभग उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा आपसे कहना है कि आप जब भी शुरू करते हैं ज्योग्राफी पढ़ना, तो आप डायरेक्टली मोटी मोटी बुक्स उठा के मत पढ़िए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी लेनी है। 6 क्लास को पढ़ने के बाद आपको 7th क्लास की लेनी है। 7th के बाद 8, 9, 10, 10 तक की एनसीईआरटी। अगर आप कोई 12th के लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो 12th 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इनफ होती है पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी की बुक पढ़ के 10 तक की आप अपना सिलेबस 80% कवर कर लेते हैं, और बाकी अदर सोर्स जो हमारा मैप हो जाता है उसके लिए 20% उसको दे हम लोग, तो वहाँ से ज्योग्राफी ये दोनों मिला के टोटल हमारा 100% ज्योग्राफी किसी भी एग्जाम को देने के लिए जो कि 12th बेस्ड एग्जाम हो कवर हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में के थ्रू मैं आपको बताती हूँ आज की मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और मैं कैसे पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा सारा ये सब मैं ज्योग्राफी को कवर कर पा रही हूँ और अच्छे से मैं इसको कर पा रही हूँ कि मुझे और मैंने एग्जाम्स मॉक टेस्ट लगा के देखा है कि मेरे ज्योग्राफी में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को इससे फ़ायदा मिला है। तो आई डिसाइड कि मैं आप लोग को भी बताऊं कि मैं कैसे अपनी ज्योग्राफी को इम्प्रूव किया मैंने, क्योंकि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैं अभी डीएलएड का एग्ज़ाम मैंने दिया था। उसके बाद मैं टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो चुकी हूँ। अब टीआरई 4 आएगा, उसके लिए मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूंगी। मैं एक बीपीएससी टीआरई 4 एस्पिरेंट हूँ अभी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो मेरा ये डे 6 है जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे कैसे मैंने अपनी ज्योग्राफी को बहुत अच्छा किया है। बहुत ही मेरा बेकार था। आपको पता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ज्योग्राफी नहीं होता है, उनका अदर ही सब्जेक्ट है, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे कैसे मैंने अपना ज्योग्राफी का जो लेवल था उसको अप किया है, ताकि आप लोग भी उसको अपनाएं अपनी स्ट्रैटेजी में और उसको जल्दी से कवर अप कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मेरा जो था, मैं अभी आप लोगों से, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें मैं अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं और मेरे अभी घर में एक छोटा सा बेबी आया है, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ ज़्यादा। तो इसीलिए जितना मैं पढ़ पाती हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि मेरा 21 डे का चैलेंज चल रहा है, गोल चल रहा है, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ। मेहमान आने के बीच भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कायम रख रखी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना जो मेरा चल रहा था उतने दिनों से, उसमें मैंने अभी तक 6 क्लास के, आज मेरा लास्ट डे है, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि 6 क्लास का है, जो कि हमारा है हमारा देश भारत। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सच कह रही हूँ गाइस, इस चैप्टर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम यहीं से उठ के आए हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के टाइम भारत की आबादी कितनी थी, किस किस मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है लगभग, और भारत का जो हमारा जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, उस देशांतर देशांतर का बीच अंतर क्या है, देशांतर की डिग्री क्या है, वो सब पूर्व से पश्चिम तक की डिग्री क्या है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश या असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात, इन दोनों में से जो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है और कितने घंटे का फर्क है, कितने डिग्री का फर्क है, ये सब बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया क्लास 6 की बुक में, 6 चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे हम लोगों को। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस है कन्याकुमारी से लद्दाख तक, उसका डिस्टेंस कितना है, और जो हमारा असम से लेके और क्या बोलते हैं उसको, जो गुजरात है वहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना है, ये एग्जैक्टली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मैं जब
मैं अपना जब स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ तो मैंने ये देखा कि अधिकतर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही पूछा है, वो भी पता है कहाँ से पूछा है? जो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास की बुक है, बेसिक बुक है, वहाँ से तो 10 क्वेश्चन वो ऐसे ही उठा रहा है। तो आप लोग क्या ज़रूरत है आप लोग मोटी-मोटी बुक्स पढ़ें पहले, आप एनसीईआरटी करो क्योंकि इसी के बेस पे पूछ रहा है। मेरा कहना है कि आप इसको जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं तो एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और इसमें जो हमें विस्तार में बताया गया सब कुछ, देश के बारे में, कौन सा पड़ोसी देश कहाँ पे है, कितना कितना शेयर करता है, बाउंड्रीज़ किसके साथ ज़्यादा शेयर करता है, ये क्वेश्चंस भी आ रखा है, आप प्रीवियस ज़रूर उठा के देखिएगा। तो मैं नहीं कहती कि आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन एनसीईआरटी से मिलेगा, लेकिन हाँ, 80% आपको यहीं से मिलेगा। आप 20% के ऊपर 20% के पीछे भाग रहे हैं और 80% को छोड़ रहे हैं, तो आपकी कहीं न कहीं वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो आप पहले 80% कवर कीजिए, जब आपको पता है कि 80% आ रहा है, तो आप 80% इसी से कवर कीजिए। तो मेरा आज 6th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था, सो आई कंप्लीटेड 6th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर। देन आई स्टार्टेड 7th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। उसमें क्या था कि हम लोग को पर्यावरण के बारे में बताया गया था, जो कि पर्यावरण से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। गाइज़ मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से जो मैं पर्यावरण का 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी, उसमें से मुझे 2 क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट मिले वहीं से, जो मैंने प्रीवियस ईयर लगाया है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि साला जो एनसीईआरटी जो पढ़ के जाएगा, उसको आराम से निकल जाएगा। सॉरी फॉर माय स्लैंग लैंग्वेज, बट सही बता रही हूँ। जो एनसीईआरटी है बहुत ही मस्ट है आप लोग के लिए। उसमें हम लोग को बताया गया है प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, उन लोग का डिफरेंस क्या है और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सबके बीच में। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। वो जो बॉक्सेस होते हैं येलो ब्लू कलर के, उनको तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है क्योंकि उसमें छोटे-छोटे बॉक्सेस में इतने अच्छे-अच्छे बातें लिखी रहती है, इतने अच्छे-अच्छे क्लू रहता है। वो एग्ज़ैक्ट वहीं से भी 1-2 क्वेश्चन आज देखने को मिलता है। आप अधिकतर पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है इस बुक में पर्यावरण वाले 7th क्लास में कि भूकंप 2004 में सुनामी कहाँ पे आया था। एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन मैंने देखा टीआरई 2 में एग्ज़ैक्ट पूछा गया था यहाँ से। तो आप एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए और ज्योग्राफ़ी का तो मैं कह रही हूँ मेरे कहने पे, और मैंने मेरी अगर आप प्रीवियस ये वीडियोज़ देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि मेरे भाभी का, मेरे भैया का और मेरे 2-2 भैया का सिलेक्शन हुआ है। एक 9th-10th में, एक 1-5 में, और एक जो है वो 11th-12th के इंग्लिश के टीचर हैं। तो आप उनसे उनसे मेरे को हेल्प मिली है और मेरे घर में ही इतने सारे लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग से बेटर कोई बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे भी हेल्प मिला। जैसे उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है, मैंने जस्ट स्टार्ट किया और जैसे स्टार्ट किया मुझे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस वही मिल रहे थे जो मैंने पीवाईक्यूज़ पढ़े थे। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आपका 80 टू 90% आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रहा है और 10% तो वैसे भी क्वेश्चंस कहीं से भी हार्ड ही पूछा जाता है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का 10% एग्ज़ामिनर ऐसा पूछता है जो आपको आता ही नहीं होगा कभी, तो आपको वो उस चीज़ को लेना ही नहीं है। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा मेरा डिटेल एनालिसिस था जो ज्योग्राफी के ऊपर था, जो मैंने आपको बताया। आप इसको फॉलो करिएगा तो आई होप आपको भी हेल्प मिले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सच में एक सीट अपनी पक्की करनी है ना, देन प्लीज़ स्टार्ट एनसीईआरटी रीडिंग। आपको ज्योग्राफी का करना ही पड़ेगा, मस्ट है। आप मत करिए साइंस का, सॉरी साइंस का तो आपको भी करना पड़ेगा। आप मत करिए हिस्ट्री का, आप मत करिए अलग पॉलिटी वगैरह का, पर आप ज्योग्राफी ज़रूर करिए। फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी करना। ज्योग्राफी के बाद मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए, एमसीक्यूज़ लगाए। जैसे मैं लगाती हूँ, हमेशा मेरा सेटलमेंट रहता है कि मैं पीवाईक्यूज़ करूँगी तो करूँगी, बिना पीवाईक्यूज़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। पीवाईक्यू करना मतलब आपको एनालाइज़ होता रहता है, आपको डिटेल एनालिसिस होता रहता है कि हाँ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ में देखा ये सच में यहाँ से टॉपिक से आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पीवाईक्यूज़ को साथ में रखिए, जैसा कि मैं रख रही हूँ। तो मैंने इसके बाद पीवाईक्यूज़ किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो एनसीईआरटी से था, लेकिन मैंने कहा कि 10% आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी देखने को मिला। तो आप पहले तो 80% पे ध्यान दीजिए, 20% को छोड़िए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20% पे ध्यान दीजिएगा, आपका 80% लॉस हो जाएगा। तो आप पहले 80% पे ध्यान दीजिए। सो दैट इज़ वाज़ माय फॉर ज्योग्राफी। अब मैं बात करती हूँ, मैंने इसका मॉक टेस्ट तो अब बता दिया कि मैंने पीवाईक्यूज़ लगाया, तो उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया था बहुत दिनों बाद। उसमें मेरे
ज़्यादा नहीं 70 to 75 नंबर आ रहे थे, जो कि बहुत कम थे। मैंने बताया भी उन लोगों के कि मैं किस वजह से कम आया, क्योंकि मैं 6 महीने से प्रैक्टिस में नहीं थी इस चीज़ के लिए। जैसे नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ सीएम के थ्रू, जो हमारे नए सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया कि जल्दी आने वाला है, तो मैंने स्टार्ट किया है और मैंने सोचा आप लोग को भी साथ शेयर करूँ। तो मेरे ये कम है, कंपटीशन के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो मेरा मॉक देने के बाद बस इतना ही मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ रखा, लेकिन मैं श्योर नहीं थी उस चीज़ के लिए कि जो मैंने पढ़ा था वो याद है कि नहीं है। मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी, तो बस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मेरे मार्क्स कट गए। तो उसके बाद मैंने मॉक लगाया था उसको मैंने रीड आउट किया, मैंने उसको पढ़ा, जो मेरी गलतियाँ हुई थी उसको मैंने याद किया, और जो मुझे सिली मिस्टेक्स थी मेरी उसको भी मैंने लर्न किया, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा ही। हम पूरा भगवान तो है नहीं कि पूरा याद हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। हालाँकि आजकल के जो टीचर्स होते हैं उनको रट्टाफिकेशन के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको रट्टाफिकेशन भी लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद देन मैंने स्टार्ट किया बिहार बिहार हिस्ट्री, जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर रही हूँ कि बिहार हिस्ट्री मेरे भैया का नोट्स है, मैं उससे कर रही हूँ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। क्योंकि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बट आई एम श्योर कि आप अगर जो इस क्वेश्चंस को देखेंगे ना, अगर मैं आपको साथ नोट्स शेयर कर पाती अपना, तो मैं आपको दिखाती कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकले थे टीआरई 3 में। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे टीचर है, अगर आपको जानना है कि मैं किस टीचर से और मैंने पहले कहाँ पढ़ा है और कौन अच्छा पढ़ाता है, तो मैं उसके लिए बता दूंगी। अगर आपको कुछ भी कहीं से भी दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको तुरंत गाइड कर सकती हूँ। कि हम लोग अभी एस्पिरेंट की हेल्प नहीं करेगा तो और किसकी हेल्प करेगा। मैं बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आपके लोग का रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग को लगता है कि मुझे और कहीं हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं वो आप सबको दूंगी। तो दोस्तों, मैं क्या इसके बाद मैं पॉलिटी भी पढ़ती, लेकिन मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते मेरा थोड़ा नींद आने लग गया था। फिर मॉक तो याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए मैंने याद तो किया। मॉक को याद करने के बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा बिहार का पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि बस इट इज़ फॉर टुडे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा, एंड आपके क्वेश्चन जो भी है उन सबको आप कॉमेंट करके दीजिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।